चपाटी, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग पहले तो अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाए और हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बहुत ही मजेदार प्यारी सी कहानी पढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने बचपन के दिनों की भी थोड़ी बहुत याद आएगी कि कैसे आप बदमाशी किया करते थे, कैसे आप मतलब अपने दोस्तों के साथ रहते थे, और साथ ही साथ एक यहाँ पर समाज एक वर्ग को भी दर्शाएगा। तो पहले तो सभी लोग आ जाओ, फिर हम बात करते हैं धीरे धीरे चैप्टर के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुज, काजल, जिज्ञासा, देव, खुशी, सुपर्णा, गुड़िया, निधि, सुमित, सुहाना, रागिनी, गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। आर्यन, ऋतु, पीयूष, शिव, उज्जवल, गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। हाय, हेलो 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 हेलो। चलिए तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो भाई? स्कूल का दिन शुरू हो गए होंगे, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी। एक स्कूल में माहौल कैसा है? प्रेशर वाला फील हो रहा है कि अभी वैसे ही 9th क्लास जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा है? बताओ। गुड इवनिंग बेटा जी, धन्यवाद बेटा। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अभी वही 9th वाली फीलिंग आ रही है स्कूल में कि थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं अभी हम बोर्ड की परीक्षा देंगे, थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया है? हाँ, लग रहा है थोड़ा सा? अच्छा लग रहा है, हाँ वैसे ही लग रहा है। ये सही बोला बिल्कुल, है ना। अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कैसे ही लग रहा होता है। अभी बहुतों के यहाँ पर तो सही बताए, हम यूपी बिहार के लोग अच्छे से समझते होंगे, शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। बहुत प्रेशर है। परवीन बेटा, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर तो बिल्कुल फील ही नहीं करना है। जब हम किसी चीज को अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं ना, तो वो हमको और दबाती है। हमें उसको पुश करना है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर रहे ही ना, है ना। ये सही है, स्कूल नहीं जाते हैं, अभी स्कूल नहीं स्टार्ट किया है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहली चीज पता है, अभी हमारी तरफ में क्या स्टार्ट हो जाती है? शादियों का सीजन आ जाता है। एंड बच्चे ना अभी थोड़ा सा वहां एंगेज होंगे, किसी की बुआ का, किसी की बहन का, किसी की दीदी का, किसी का भैया का, किसी के फलाना के फलाना के फलाना के भैया का। अभी शादियां स्टार्ट हो रही होंगे, है ना। तो ऐसे में मैं आपसे कहूंगी कि बिल्कुल शादियों को एंजॉय करो, मस्ती करो, पर हाँ थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल निकालो। जिंदगी का हर फेज जीना जरूरी होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ 24 घंटे किताब लेकर बैठे रहेंगे, है ना। जिंदगी है, जीना है, मस्ती करनी है और पढ़ना भी है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एकदम शादियों में खो गए, मैडम ने कहा है तो एकदम मस्ती से एकदम सारे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी क्लास बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज मत करना, ठीक है। चलो देखो शादियां स्टार्ट हो गई है ना, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो टेंशन तो पहली बात बेटा, मेरी कक्षा में कभी मत लिखना मैडम बहुत टेंशन है। जिस दिन आप ये चीज लिखोगे ना बहुत टेंशन हो रहा है, और सच में वो टेंशन होती है, ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। मस्त रहो, बिंदास रहो, एकदम बोलते हैं ना ऑल इज वेल, और वो ऑल इज वेल होता भी है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर को हम करेंगे स्टार्ट। इससे पिछले वाले सेक्शन में, यानी जो पिछला वाला क्लास करा था हमने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले तो ये बताओ वो चैप्टर सभी को क्लियर है? सभी ने पढ़ा? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या आई? जल्दी से बताओ। एंड हाँ, उसमें ना आप लोग अपने डाउट्स रखिएगा बेटा, अगर होंगे तो वैलिड डाउट रखिएगा, कुछ भी सवाल मत रखना। एंड आप ये सोच रहे होंगे कि अभी डाउट का जवाब नहीं मिला है या मैम ने जवाब नहीं दिया है, तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि एक दो और डाउट्स हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, फिर मैं इकट्ठे डाउट देख के जवाब कर दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि जवाब नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अगर किसी का डाउट है तो डाउट वहां पूछ सकते हैं। बाकी क्लियर है वो चैप्टर? सभी को क्लियर है? हाँ यार बेटा, ये नो नहीं वाला ना मुझे समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत है अंकित बेटा उसमें? थोड़ा सा आप नो डाउट, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वहां डाउट सेक्शन में पूछना, मैं वहीं पर जवाब दे दूंगी। बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है। जाति व्यवस्था के आधार पर देखिए, हमारे यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिर्फ एक 5 मिनट में आपको बता रही हूँ इस चैप्टर में क्या था।
बेसिकली जाति व्यवस्था हमारे यहाँ पर पहले से आ रही है, और ये जाति व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? ताकि काम सही से चल सके। यानी ब्राह्मण पढ़ाने का काम करेंगे, क्षत्रिय युद्ध का काम करेंगे, वैश्य जितना भी खरीदारी और जो भी दुकानदारी का काम है वो करेंगे, और जो शूद्र हैं वो इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करेंगे। ये कर्म के आधार पर जाति प्रथा को बांटा गया था, और इसी पर आधारित हमारा श्रम विभाजन भी था। मतलब इसको दो अलग नाम देना नहीं चाहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत भी यही होती है, और इसके जो समर्थक है, यानी श्रम का विभाजन होना चाहिए, इसके जो समर्थक हैं वो भी यही कहते हैं कि जाति प्रथा का मतलब ही इज इक्वल टू, अगर हम कहें तो क्या, कि भाई क्या है श्रम विभाजन, यानी काम को उनकी जाति के अकॉर्डिंग बांट देना। ठीक है, अब उसके कई सारे उनके फेवर में बातें कही गई कि अपने आप सीख जाएगा, सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं भेजना पड़ेगा, घर से ही शिक्षा मिल जाएगी, घर से ही सीख मिल जाएगी। पर बाबा अंबेडकर जी को ये सही नहीं लगता था। उनको लगता था कि किसी भी काम को किसी के मन पर आधारित होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उस पर थोपा जाना चाहिए। आपका मन अगर डॉक्टर बनने का है तो आपको जबरदस्ती कोई इंजीनियर नहीं बना सकता कि आपके घर में सब इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बनो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उनका फंडा था। बाकी यही पूरा चैप्टर है, पूरी चैप्टर का सार यही है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बहुत अगर ज्यादा दिक्कत है तो वहां डाउट में पूछना, मैं वहीं बता दूंगी। ठीक है, चलिए आज हम बहुत मजेदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी क्या कहानी, क्या है विष के दांत। ये हमारी क्या है बेटा, कहानी है। मेरी आवाज आप लोगों को भली भांति आ रही है बेटा? थोड़ा सा आज गला मेरा बैठ गया है, बाकी सबको आवाज मेरी अच्छे से आ रही है? जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग बेटा जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। अब थोड़ी देर बेटा, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग ना सभी बैचेस में मैं कह कह के थक जाती हूँ। एक ही चीज रहती है, आप लोग हिंदी को बहुत लाइटली लेते हो। आप अभी वाईटी पर जाना, हमारा टॉपर्स का जो अभी बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, आप उनका उठाना इंटरव्यू। उसमें जो बच्चा था, एक बच्चा जिसने 94% आई थिंक या 97 समथिंग परसेंट अचीव किया था, आप जरा उस बच्चे का इंटरव्यू सुनना। उसने यही चीज कहा कि बाकी सभी तो मेरा अच्छा हुआ, पर हिंदी को मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया, अगर थोड़ा और पढ़ा होता तो और अच्छे मार्क्स आते। तो बेटा आप लोगों को इंडिकेशन बार बार दिया जाता है, पर आप लोग सोचते हैं हिंदी तो हम पढ़ लेंगे, कहानियां कर लेंगे, और जब पढ़ने का समय होता है लाइव सेशन के लिए, सोचो आप पैसे पे करते हो, सब कुछ करते हो, और वहां पर आकर आप बातें कर रहे होते हो। ठीक है, तो इन बातों से बचिए, क्योंकि बच्चे आपको फंसाएंगे, वो बाद में पढ़ लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके शिकार हो रहे हो। कहानी को 10-20 मिनट जब मैं कहानी पढ़ाऊं, स्पेशली उस टाइम तो बातें मत करो। एक बार कहानी अच्छे से सुन लो ताकि आंसर लिख पाओ। फिर बाद में बैकलॉग इकट्ठा होगा, बाद में फिर से चैप्टर को उठाकर देखोगे, डबल डबल टाइम वेस्ट करोगे अपना। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो आज का विष की दांत की जो कहानी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय, क्योंकि यहां से 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली आते हैं। इसके बाद हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उस पर आधारित एमसीक्यू यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी जो हमारे बुक में दिए होते हैं। तो ये सारी चीजें आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। अब जब आप पूरी कहानी मुझसे सुन लेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको लास्ट की स्लाइड पर लिख कर दूंगी, और अगली क्लास से आप वैसा ही फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि भाई हमारा विष के दांत के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। हाँ, अभी आप लोगों के कमेंट्स क्या कर देती हूं, मैं थोड़ा सा ऑफ कर देती हूं। ठीक है, ऑफ कर देती हूं ताकि थोड़ा सा तुम लोग पढ़ने पर ध्यान दोगे। अब तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा कि जो इसके रचयिता हैं वो कौन है, तो यहां पर हमें पढ़ना होगा किसको, नलिन विलोचन शर्मा। कौन है बेटा, नलिन विलोचन शर्मा जी की ये कहानी है। ठीक है, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। बेटा याद रखिएगा कहां कब हुआ था, 18 फरवरी को 1916 में।
अब इनका निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। पिताजी का नाम इनका क्या था? तो पंडित राम अवतार शर्मा था। माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से करी थी? पटना कॉलेजिएट कॉलेजिएट से पूरी की, तथा संस्कृत और हिंदी में उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई किसमें करी थी? संस्कृत और हिंदी में करी थी। और कहाँ से करी थी? पटना विश्वविद्यालय से करी थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने, इनकी रचनाओं की बात करी जाए तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, साइकोलॉजी पर आधारित कहानी है, अन्य कहानियां, तथा संत परंपरा और साहित्य। फिर से देखिएगा बेटा, यहां पर ये रहा विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है तथा अन्य कहानियां। अभी इस पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप लोग आंसर करेंगे कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? चलो जल्दी से बताओ। फटाफट से बताएंगे बेटा कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है आपका। अब देखिए ये प्रश्न कितनी बार आया है? 2020 में आया है और 21 में आया है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी, क्या हो जाएगा बेटा इसका सही उत्तर? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ही है तो इससे तो दिक्कत समस्या हमको नहीं आने वाली है। 87.41% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। सौरभ, भास्कर, अनुज, उज्जवल, राजपूत, मुस्कान, रोहित, सुमित, सृष्टि एंड राजीव सॉरी। चलो बहुत अच्छा। विष के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, यानी किस विधा में ये लिखा गया है? ठीक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, डायरी है, क्या है ये बताओ। ए, बी, सी और डी, क्या हो जाएगा बेटा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, वेरी गुड, कहानी है ये। ठीक है, चलिए तो यहां पर समय समाप्त। 81.97%। बाकी बच्चे काहे गलत करो बेटा, इतने सिंपल आंसर हैं, बहुत सिंपल आंसर है। ठीक है, अनुज, आर्यन, भास्कर, समीर, अमित, शिव, मुस्कान, रोहन, देव और आंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। तो सीधी सी बात है, ये विष के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का छोटा छोटा मोटा मोटा आपको मैं रूपरेखा बता देती हूँ। इस कहानी में एक लड़का है और उसके पिता क्या हैं, वहां पर जो उसके पिताजी हैं वो उनके मालिक के यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अमीर वर्ग का मतलब पूरा परिवार रहता है और उनके यहाँ पर इनके अकाउंटेंट का काम करने वाला एक मतलब बोल सकते हैं कर्मचारी है और उनके बगल में ही वो रहता है। ठीक है, उन्होंने उसको जगह दी है। उनका जो बेटा है वो थोड़ा आत्म स्वभाव वाला है, मतलब उसको ना अपना आत्मसम्मान पसंद है, तुरंत जवाब दे देना पसंद है, थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा सा कहने को कह सकते हो कि तुरंत जवाब देने वालों में से है। तो यहाँ पर जो उच्च परिवार है उसका जो बेटा है थोड़ा बिगड़ैल है और दोनों में होती है लड़ाई। अंत में वो उसके दांत तोड़ देता है और कहीं ना कहीं ये कहानी जो है वो इर्द गिर्द घूमती है किसके, पता है, इज्जत को लेकर। ठीक है,
कि इज्जत किसकी है ना, रुतबा क्या होता है ना, जो अमीर और गरीब के बीच का एक जो डिफरेंस होता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। और जो एक छोटा मतलब होता है ना, जो नीचे का तबके का होता है, वो अपने आप को कैसे हीरो दिखाता है। इस कहानी का हीरो वही है, आपने मूवीज में भी ये चीज देखी होगी। तो वो कैसे हीरो बनता है, वो पूरी कहानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से इस कहानी को अब आप सुनेंगे, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत कहानी विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली की जो कहानी है, अंतर विरोधों को। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम अंतर विरोध क्या होता है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो बहुत सारी परेशानियां आती है उसे हम अंतर विरोध कह सकते हैं, ठीक है। उजागर किया गया है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। वो जो उच्च परिवार है वो कौन है, सेन साहब है, ठीक है। और उनकी 5 क्या है, लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं, 5 लड़कियां हैं। 1 2 3 4, एक और ये 5वीं। 5 लड़की के बाद एक लड़का हुआ है। भैया सोचो कितना लाडला होगा वो, तो है ना, आंखों का तारा होगा, है ना, माँ का लाडला होगा, बाप का भी लाडला होगा, क्योंकि 5 लड़कियों के बाद हुआ होगा। तो उस कंडीशन में, और देखो आपको लग रहा होगा कि मैम इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट कर रही हैं, ये हमारे देश की आज भी चाहे हम कितना पढ़ लिख लें, चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब असल पटल की जिंदगी पर आते हैं ना, तो आज भी चाहे लड़की लड़के बराबर हो गए हैं, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, सब बराबर हो गए हैं, सबको अधिकार भी मिलने लगा। लड़कियां शायद ज्यादा अधिकार लेकर अब आगे बढ़ रही हैं, इसकी बात ही नहीं है। लेकिन जब घर में पहले बच्चा होता है तो क्या हुआ है, अरे लड़का, अरे भाई मतलब बाटो बाटो एकदम कुल का दीपक आ गया है, खूब रोशनी मनाओ। अच्छा लड़की हो गई, अरे कोई बात नहीं, पहली हुई है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी आई है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो सब मान भी लेंगे। अब आजकल थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर लोगों को देखकर थोड़ा सा लोग ना अभी उसको सेलिब्रेट भी करने लग गए हैं, पहले तो सेलिब्रेट भी नहीं होता था, है ना। हमारे यहाँ पर जैसे आपको पता होगा छठियार मनाया जाता है, वो भी पहले लड़कियों का नॉर्मल कर दिया जाता था, लड़कों के लिए तो पूरा गाउन का न्योता आता था बढ़िया सा। इसके बाद ये सारी चीजें होती है, लेकिन अब लड़कियों का थोड़ा स्टेटस बढ़ गया है, ठीक हो गया है। लेकिन अगर दूसरी तीसरी चौथी लड़की लड़की हो रही है तो भैया, अरे भाई क्या हो गया है, तुम इस बाबा से मिलो, तुम उस डॉक्टर से मिलो। चाहे कितनी भी चीजें कर दी गई हो, आज भी ये कटु सत्य है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे, और पता है ये पढ़े लिखे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उनके माइंड में भी चीजें हैं, वो चाहे कितना अपने आप को बता लें, कितना दिखा लें, लेकिन पढ़े लिखे जो युवा पीढ़ी के है ना, वो भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यहां पर भी यही सीन होता है, लाडला हो जाता है ये। बेटियों का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती। एक लड़का था जिसका नाम उन्होंने रखा था खोखा। अब ये तो हमको लगा कितना खोखा दोगे मारने का, है ना, तो नाम भी बड़ा मजेदार रखा था, खोखा, ठीक है। जिसका असली नाम था काशू। क्या नाम था बेटा उसका, काशू था। 5 लड़कियों का नाम क्या था उनकी, भाई जो 5 लड़कियां थी जिसमें सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती थी, और बेटे का नाम इनका काशू था, जिसे वो प्यार से खोखा बुलाते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के अंदर क्या घटित होता है कि लड़कियां क्या थी, कठपुतली थी। बिल्कुल आपको ना आसपास के समाज की स्थिति दिखाई देगी, आज से थोड़े समय पहले की, और पहले के टाइम की थोड़ी, मतलब आज से 10 साल पहले। आज लड़कियां एडवांस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़के ही आगे हैं, लड़कियां पीछे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और कई जगह पर तो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी करने लगी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लड़कियां क्या थी, कठपुतलियां थी, जैसा कह दिया जाए वैसा करेंगी, किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। एकदम उनको शिष्टाचार सिखाया गया था कि भाई ये चीज तुमको नहीं तोड़ना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, इतने बजे बाहर जाना है, इतने बजे घर आ जाना है, किससे कितनी बात करनी है, किससे बिल्कुल नहीं बोलना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है। और क्या करती थी, दौड़ती खेलती भी थी, तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब 7,500 की नई मोटर कार ले आए थे। भैया घर में बढ़िया सी एकदम, जैसे समझ लो ऑडी आ गई हो उनके घर में, एकदम कार आती है एकदम चमचमाती हुई बढ़िया सी, ठीक है। इस मोटर कार का नाम
क्या था, स्ट्रीमलैंड था, और यह काले रंग का खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? चलिए कमेंट सेशन में बताएंगे आप लोग, बताओ। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। चलिए जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। अब यहां पर बताएंगे सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? वेरी गुड, 7,500 थी। ठीक है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चलो जल्दी से बताओ। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4? हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। टाइमर बाबा ना थोड़ा स्लो चलते हैं। अब इतने से छोटे से सवाल के लिए जल्दी से टाइमर खत्म हो जाना चाहिए था। 5, 5, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। जल्दी से कमेंट्स में उनके नाम बताओ, क्या क्या नाम थे। तब तक आप लोग नाम बताएंगे क्या क्या नाम थे। बेटा सुहानी, अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्लास को रिफ्रेश करो, जहां पर नेटवर्क जोन आपका अच्छा हो वहां पर बैठ के क्लास अटेंड करो, आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 87% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अनुज, मुस्कान, अमित, भास्कर, शिवम, राजपूत, सत्यम, साक्षी और वरुण और अपेक्षा आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाओ। सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की? तो सीधी सी बात है, खोखा की थी, यानी काशू की बहन थी। ठीक है। चलिए, यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी आपको, बहुत सिंपल कहानी चल रही है। चलिए, मोटर कार पर एक धब्बा भी न लगने पाए, इसलिए सेन साहब ने क्लीनर और शोफर को रखा था। यानी यहां पर क्या था कि कार के ऊपर एक भी धब्बा नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने क्लीनर शोफर को रखा था। ठीक है। चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल काशू से, यानी खोखा से था। भाई खोखा उसको कुछ भी खोखा बना सकता था। ठीक है। अपनी बोले तो खोखा मतलब खाली डब्बा बना देने का। ठीक है। तो एकदम ऐसा वो कर सकता था, इसलिए इस डर से उन्होंने एक अच्छा सा आदमी रखा था जो उसको देखरेख करता था। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को करे साइलेंट, हम आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। आगे बढ़े। खोखा अब 5 साल का हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो सब कह रहे हैं कि सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। ठीक है। अब देखो एज यूजुअल कि भाई यहाँ पर सेन साहब भी इंजीनियर हैं, तो अपने बेटे को भी वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। और उन्होंने उसे कहाँ भेजा? किंडर गार्डन में डलवा दिया। अब किंडर गार्डन क्या होता है? छोटे स्कूल के जो प्ले स्कूल होते हैं ना, उसमें बच्चों को जो केवल सिर्फ खेल खेल में चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है, वहां डाल दिया था। ठीक है। डलवा दो, लेकिन अभी मैंने यही इंतजाम किया है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उसे लोगों ने कहा कि आप इसे प्ले स्कूल भेज दो, पर उन्होंने क्या घर में ही उसकी व्यवस्था करवा दी थी। ठीक है। उन्होंने शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करते थे। अब सोच लो, 5 साल के बच्चे के साथ भाई ठोका ठाकी वाला, मतलब आजकल वाला टाइम शुरू हो गया है ना, बच्चों को स्किल डेवलप करना है तो 4 साल में ही उसको यहाँ भेज दो वहां। अरे यार, उसका बचपन है, पहले उसके बचपन को तो जी लेने दो, है ना। वो कहते हैं ना, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो थोड़े दिन जीने दो। और सही बात है, एक बच्चे के ऊपर आप स्कूल का प्रेशर, मतलब 3 साल का बच्चा नहीं हुआ स्कूल डाल दो, मतलब पता
पेरेंट्स को ना आस पड़ोस वाले भी स्कूल डाल दो, स्कूल में एकदम बढ़िया रहेगा। अरे स्कूल मतलब बच्चे को बांधना, अभी उसका मतलब उसके विचारों को खुला छोड़ना चाहिए, जहां पर वो बहुत कुछ एकदम चीजें खोज सकता है, इन्वेंट कर सकता है। आपने उसको बांध दिया, चलो ABCD 1 2 3 यही पढ़ो, छोटे आ से अनार बड़े आ से आम, ये तो जीवन भर उसने पढ़ना है, लेकिन एक समय के बाद, ठीक है। और हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है कि 5 साल के बाद ही, अब वही 3 साल 2.5 साल के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। नहीं, अभी हम बिठा रहे हैं, अभी हम सिखा रहे हैं। हद है। चलो, तो ये भी उनको सिखाने के लिए 2 लोगों को ले आए। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार के लिए काफी तैयार हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये जो थ्योरी दे रहे हैं, बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं वो भी तो अपने बच्चों को, बिल्कुल आप उसकी एक्टिविटीज करा सकते हैं। मतलब बच्चे को एक्टिविटी कराना, जैसे स्विमिंग कराना, आप उसे सिखा सकते हैं। या अब बच्चा कुछ खेलना चाहता है, आप उसको खेलने में करें। मतलब उसके शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी होता है, ना कि उसकी पढ़ाई पर, ठीक है। और शारीरिक से मानसिक हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचे स्कूल में डाल देने से बच्चा तैयार हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, बन जाता है बच्चा। एक दिन की बात है, सेन साहब ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। अब भाई बिल्कुल एकदम माहौल बना हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो क्या बातें चली होंगी कि किसका बेटा क्या बनेगा, यही कुछ बातें चल रही होती हैं। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी ज्यों ही बड़ाई की, सेन साहब उनके मुंह मियाँ बिट्ठू बनते हुए अपनी बेटी की बड़ाई करने लगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, अरे नहीं मेरा बेटा तो इससे भी ऐसा है वैसा है, बस वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना, वो करने लगे। अब अपनी बड़ाई मतलब अपने बच्चे की बड़ाई कर रहे थे, उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा, तो उन्होंने बड़े संयम किंतु व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वह बस जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है। यानी पत्रकार के साहब से किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं केवल यही चाहता हूं कि वो एक जेंटलमैन यानी बहुत अच्छा इंसान बने, बाकी वो जो कुछ बनना चाहता है वो मैं उस पर छोड़ देता हूं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे को आप अच्छा इंसान बनाने पर काम कीजिए, ना कि उसके काम मतलब वो क्या बनना चाहता है वो तो उसकी सोच पर है, आप उस पर थोप थोड़ी ना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेन साहब से रहा नहीं गया, सेन साहब कट कर रह गए। तभी शोरगुल सुना और सभी बाहर निकले। सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5 और 6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था, और शोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे शोफर को ही उलझ पड़ा, है ना। एकदम से अब वो ही उनके कर्मचारी का बेटा होता है मदन, और वो क्या है, गाड़ी को छू रहा होता है। भाई बच्चे है, उनको एक्साइटमेंट होती है छूने की, तो छू रहा होता है। शोफर डांट देता है और उस पर वो आकर कहता है कि भाई वो उससे लड़ने लगता है, तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों डांटा। तो इस पे सभी लोग बाहर आ जाते हैं, तो वही उसको बताते हैं और फिर वो उल्टा सीधा सुनाता है। कौन, सेन साहब। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इसी बीच खोखा ने मोटर की पिछली बत्ती की लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। इधर से बात इधर खत्म हो रही थी, तब से काशू गया यानी खोखा गया और उसने उसका क्या शीशा ही तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हर दम पड़ा रहता है। अब देखो यहाँ पर वो अपने बेटे को तो डिफेंड कर रहे हैं, यानी इसको बचाने वाला तर्क दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर ना चोर डकैत बनते हैं, इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसको थोड़ी तमीज सिखाओ, उल्टा सीधा कहकर उसको भेज देते हैं। और तभी से उनका बेटा क्या करता है, फट्टे से शीशा तोड़ देता है। तो अपने बच्चे को डिफेंड करने लग जाते हैं वो। हालांकि ऐसे सभी पेरेंट्स कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। काशू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिए की हवा भी निकाल दी थी, मतलब और शरारत वाला काम कर दिया। जब मिस्टर सिंह चले गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, यानी कि एक तरीके से अकाउंटेंट का काम करना वो करता था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। उस रात गिरधर लाल ने अपने उसके पिता
का नाम क्या नाम है बेटा? गिरधर लाल, गिरधारी लाल है। अपने बेटे मदन की खूब पिटाई करी, और पता है मदन को कुछ ज्यादा लगता भी नहीं था, वो हरदम मार खाता रहता था, तो उसको आदत सी पड़ रखी थी। इसके बाद ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, ये पंक्ति कहानी में किसने कही थी? चलिए जल्दी से बताइए, बताओ। सेन साहब ने, है ना? किसने कही थी बेटा ये बात? वेरी गुड, सेन साहब ने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था? चलो बताओ। मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन सी, बी। ओके, गिरधर। अब यहाँ पर गिरधारी पूरा नाम नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, गिरधर ही होगा ऑब्वियसली। ऑप्शन बी ले लेंगे, है ना? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर 75% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मुस्कान, अनुज, भास्कर, राजपूत, अमित, समीर, अभिषेक, रंजन, रोहन, उज्जवल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में मदन जैसा काम कौन कौन करता था और पिताजी से मार खाते था? इवन लड़कियां भी बता सकती हैं कौन इतनी शरारतें करता था और पिताजी से खूब मार खाता था। जल्दी से बताओ, मदन वाला काम कौन कौन करता था? और काशू वाले बच्चे कौन थे? लिखो काशू में और मदन। काशू कोई नहीं बताएगा अभी, सब अपने आप को मदन ही बताएंगे, सोचेंगे हीरो है ना। मैं, है ना? इवन मैं अपनी भी बात बताऊं, मैं बहुत मार खाई हूं। मैं मतलब बहुत शरारतें करती थी, लिटरली मैंने भी बहुत शरारतें करी हुई हैं। आपको अपनी ऐसी मतलब बचपन की स्टोरीज कभी सुनाऊंगी ना तो मुझे हंसी आती है आप सोचकर, और घर वाले बहुत परेशान हो जाते थे। बहुत खतरनाक खतरनाक वाली मैंने भी बहुत, बोलते हैं ना अपनी भाषा में, कांड किए हैं एकदम। बगी घर वाले परेशान हो जाते थे। एक बार तो बाल काटने की नौबत आ गई थी। चलिए, काशू, काशू वाली, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद क्या होता है? दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा काशू ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अरे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पे बैठ। ठीक है, अब भाई उसको मार पड़ती है तो कहानी में, आप कहानी जब पढ़ोगे तो उस बात का उसको फर्क तो नहीं पड़ता कि पापा ने उसको मारा, लेकिन उसको मन में बैठ जाता है, अच्छा बेटा तू काशू मिल किसी दिन, तेरे से मैं बदला निकालूंगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसको वो मौका मिल जाता है। आराम से भाई वो अपने दोस्तों के साथ लट्टू चला रहा होता है, मदन और उसके दोस्त होते हैं। वहां काशू आ जाता है। काशू बोलता है मैं भी लट्टू चलाऊंगा। एकदम से आया, कहता कि चल चल जा अपने पापा की कार चला, बैठ के बढ़ाया लट्टू चलाने, आता भी है तुझे, चल भाग ऐसे। तो उसको डांट देता है वहां से वो। ठीक है, उसके बाद काशू को गुस्सा आ गया। अब काशू भी थोड़ा भाई बचपन वाला है, तो उसको गुस्सा आ गया कि उसको ऐसा किस, और उसको घर पे ऐसा किसी ने बिहेव भी नहीं करा, तो उसको कोई मना भी नहीं करता था। तो उसने पहली बार तो नो सुना था। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकर पर हाथ चला देता था। मतलब जैसे उसकी बहन मना करती, फट से मार देता था, बिगड़ैल बच्चा था। ठीक है, तो वो भी हाथ चला देता है। क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, उसने आओ देखा न ताओ, मदन को एक घूसा कस दिया। ठीक है, अब मदन भी काशू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जमकर कर दी। काशू रोता हुआ घर चला गया। भाई ऐसा मतलब यहाँ पर ना सीन ऐसा वाला होता है, जब कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें लाइन आती है, ये जो घुसंड पे घुसंड धड़ाम धड़ाम मारे जा रहा होता है, और उसके दोस्त जो होते हैं ना, ये नहीं कि छुड़वा दे। अच्छा दोस्त बड़े खराब होते हैं, मतलब अच्छा उनमें से ना आप लोग भी होंगे, सच्ची सच्ची बताना, जब गली में या मोहल्ले में लड़ाई होती है कितनों को मजा आता है, जल्दी से बताओ कितनों को मजा आता है। और मारो उसको, और मारो, है ना? अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोले हैं, देखो देखो वो मिस्टर साहब ऐसा बोले, मारो 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 उनको मारो।
ऐसा वाला। और दोस्त सारे ऐसे कैसे, मार देख रहे होते हैं, सारे साइड हो जाते हैं और वो उसको ना खोखा उसको मदन को चढ़ा देते हैं, हाँ मार मार मार। तो वो और गुस्से में आकर मार देता है उसको, और जो एकदम लात घूसा फाम फूम मारते मारते एकदम उसको घर उसके दांत टूट जाते हैं और रोता रोता हुआ घर वापस आ जाता है। ठीक है। और जो लड़ाई होती है, होता है ना, होता है, मतलब सच्ची बता रही हूँ, आजकल ना होता ही होता है। मतलब हम ऊपर से ना बहुत शिष्टाचार वाला दिखाते हैं, नहीं नहीं लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा है वैसा है। लेकिन ना जब कोई गली और मोहल्ले में लड़ाई होती है, पहले एकदम झांक के देखेंगे, अरे मार हो रही है, रुको देखने दो पहले, अरे मजा आएगा। और अगर खतरनाक दो औरतों वाली लड़ाई हो रही है ना, भैया जो बाल नोचा इधर से उधर से, भयंकर वाली होती है, खतरनाक वाली, तो वो वाला सीन बच्चों के साथ हो जाता है। और यहाँ बच्चे एकदम मजेदार तरीके से लड़ रहे होते हैं। लड़ने के बाद काशू की हालत ये होती है कि उसके दांत टूट जाते हैं और वो घर आकर रोता हुआ घर आ जाता है। अब मदन को ये पता होता है भैया कांड तो कर दिए हैं, अब हम घर गए तो पक्का पिटाएंगे, जबरन तरीके से पिटाएंगे। उसको इस बात की दिक्कत नहीं होती कि पिटना तो हमें वैसे भी रोज होता है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम दांत तोड़ दिए हैं, मार तो बहुत जबरदस्त वाली पड़ेगी, तो थोड़ी देर कहीं छुप लेते हैं, बाहर निकल लेते हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम कतई घर नहीं जाएंगे, कहीं छुप लेते हैं। तो वो छुप जाता है, जाता नहीं है घर। लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर से घुसा। अब वो एकदम धीरे धीरे देखो एंटर कर रहा है कि भैया धीरे धीरे निकल जाऊं और जाके फट से अपने खटोले पर सो जाऊं और पापा मुझे देख ना पाए। ठीक है, धीरे धीरे निकल रहा होता है। उधर घूमते घूमते गली दरवाजे के घर में घुसा। उसे डर लग रहा था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब उसके कंपैरिजन में, ठीक है, अपेक्षा मतलब तुलना में, तो उसके तुलना में अधिक मार पड़ेगी। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया। पहले तो खाना खाने गया, पेट पूजा जरूरी है, अभी दूसरी पूजा होनी शुरू हो जाएगी तो पेट में शक्ति रहेगी, तो वो पूजा सहने की शक्ति भी तो चाहिए ना, तो पहले खाना खाने जाता है। धीरे धीरे रसोई घर में गया, खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। एकदम कान लगा के सुन रहा है पापा मम्मी से क्या कह रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि मार हमको ज्यादा पड़ेगी, थोड़ा सुन ले पापा क्या कह रहे हैं, तो कान लगा के सुन रहा होता है। ठीक है। उसे इस बात का ताजुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज नहीं रहे हैं। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पापा आज गुस्सा क्यों नहीं कर रहे, चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही है, आज तो बहुत बड़ा कांड किए हैं, पापा कुछ बोले ही नहीं रहे हैं। अच्छा कहानी समझ में आ रहा है, बताओ। धन्यवाद खुशी, कहानी समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना कि मैडम डाउट रह रहा है? डाउट नहीं होगा, मजा आ रहा होगा कहानी में, है कि नहीं? चलो बड़े। उसे इस बात का ताजुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने काशू के दो दांत तोड़ डाले। भैया एक नहीं दो तोड़े। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था। सोचो, उसके लिए नौकरी से भी उसको हटा दिया गया था, अब तो और मार पड़नी थी। और मकान खाली करने का आदेश भी मिल गया था। अरे भैया घर भी गया, अब क्या होगा? अब तो भाई मतलब ये तो ज्यादा बड़ा कांड कर दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। अब वह दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि भाई अब तो कुछ ज्यादा बड़ा कांड हो गया, धीरे से चलता हूं, सो जाता हूं, सुबह का सुबह देखेंगे। ठीक है, अब तो कुछ ज्यादा हो ही चुका है। ठीक है, आगे का आगे देखा जाएगा। कि अंधेरे में उसके पैर से लोटे पर लग गया, मतलब लोटा रखा हुआ था, पैर लग गया। अब कैसी स्थिति हो जाती है, दिल धक 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 धक। भैया अब तो एक तो बचते बचाते जा रहा था और ऊपर से लोटे में पैर लग गया। पापा तो अब दौड़े आएंगे, अब फट 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 पिटाई जो कल होने वाली थी वो अब शुरू हो जाएगी। ठीक है, लोटा लग गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए थे। मतलब अब वो गुस्सा नहीं था, शांत हो गया था। अब उसको बड़ा अचंभा हो रहा था, अरे पापा का गुस्सा कहाँ गया? ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ होगा, तुम सोचोगे कि पापा आज तो बहुत पीटने वाले हैं, आज बहुत ही मार पड़ेगी। अच्छा मैं अपना थोड़ा सा अपना बताऊं तो मेरी माताजी थोड़ी सी हिटलर टाइप की थी, मेरे पापा थोड़े से, मतलब लड़कियां वैसे भी पापा की परियां होती है ऑब्वियसली, तो पापा हमको बचा लिया करते थे। लेकिन हमारी माताजी बड़ी खतरनाक थी, मतलब अगर मेरी क्लास सुन ले तो वो कहेंगी अच्छा तुम हमारे बारे में ये कह रही थी। तो मतलब अच्छी, मतलब बहुत अच्छा, हम लोगों को सीख तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत खतरनाक थी, बहुत मतलब ना पाबंद थी, हमको बहुत ज्यादा पाबंदी में रखती थी।
तो मार पड़ती थी ना तो सीधे वो मारती नहीं थी, कहती थी चलो घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ, वहीं खड़ी रहना, अंदर घुसना मत। अब चुप मार के पापा का स्कूटर होता था उसी के ऊपर जाके बैठ जाते थे कि पापा आएंगे तो अंदर लेकर जाएंगे, और जब पापा आते थे तो क्यों बाहर हो, तो मार पड़ी है तो अंदर चलो, तो पापा के सहारे धीरे 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 अंदर हो लिया करते थे। तो ये वाला सेम केस पापा इनके साथ भी होता है कि इसको लगता है कि पापा आज क्यों गुस्सा नहीं रहे हैं, मारेंगे हमको, और मार नहीं पड़ती है इसको, और बहुत शांत हो चुके होते हैं पापा। तो इसका कारण होता है, एक सेकेंड कहानी बता देती हूँ फिर क्वेश्चन पर आएंगे। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन नहीं हो सकता था, शाबाश बेटा। मतलब सोचो कि आप ऐसा बड़ा कांड करके आए हो कि पापा को नौकरी से निकाल दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, और पापा कहे शाबाश बेटा शाबाश, है ना, वो मीम सुना है ना, शाबाश बेटा, एकदम वही वाला अगर पापा के मुंह से सुन लो तो एकदम कॉलर खड़ा हो जाए, अरे भैया ऐसा कौन सा काम किए हैं पापा, ऐसा काहे कह रहे हैं हमको, है ना। तो एक तेरा बेटा है और एक तू ने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। मतलब एक तो तेरे पिता जो अपने मालिक के सामने इतनी गंदी गंदी वो गालियां देते थे, गलत गलत बात बोलते थे, पर कभी अपने आत्मसम्मान के लिए वो बोल नहीं पाए थे, है ना, वो कभी मतलब बोलता है बोलने का जज्बा नहीं रख पाए थे। और उनका बेटा बोलना तो छोड़ दो दांत तोड़ आया था, तो इस बात का उन्हें गर्व हो रहा था कि कम से कम मेरे बेटे में आत्मसम्मान तो बचा है। पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना पैसा रुपया मायने नहीं रखता है, उनके लिए सबसे प्यारी होती है उनकी इज्जत। कभी अपने देखना बेटा, पापा मम्मी हमेशा आपसे कहेंगे कि बेटा तुम सब कुछ करना, हम तुम्हारा साथ देंगे, पर हमारी इज्जत कभी दूसरों के सामने कम मत होने देना, हमारी ये नाक मत कटवाना, क्योंकि पता ना ले देने के बाद ना माँ बाप के पास हमारी इज्जत बची होती है, और अगर हम उस पर भी उंगली उठवा दे तो हमारे उनके बच्चे उनके संतान होने पर लानत होती है ना। तो इसीलिए हमेशा मैं जितने साल से अभी तक पढ़ाते आई हूं ना, मेरा एक टैग लाइन है कि जिंदगी में मौज मस्ती जो करना है करो, पर ऐसा नाम करो कि माँ बाप का नाम रोशन हो, कभी उनका नाम नीचे मत आने दो। जिंदगी में कुछ भी करना है, चाय बेचनी है ना, उसको भी बहुत शिद्दत से कर लो, इतना अच्छे से कर लो कि नाम रोशन हो, कभी नाम नीचे ना आने दो, ऐसा काम करो, क्योंकि उनके पास ले देकर सिर्फ इज्जत होती है। और पता है जो बड़े परिवार है उनको भी कोई मतलब जो उच्च वर्ग के, उनको इज्जत से कोनो मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता पैसे से, और इज्जत जो होती है उनकी दिखावटी होती है। और जो सबसे नीचे वाले तबके होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फर्क होता, उनको रोज की दिहाड़ी से मतलब होता है। तो जो ये मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके पास सच बता रही हूँ, उनके पास ले देकर इज्जत होती है। तो उनकी इज्जत हो आप अपने आप को आईने में देखना और कहना कि तुम बहुत कीमती हो, इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, उनके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपना अपमान सहन करता है, इसी मजबूरी के कारण गिरधन अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे, इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर कहानी क्या आती है कि उसका कहीं स्वार्थ छिपा होता था, वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था, उसे पता होता है कि मेरा बेटा इतना भी शरारती नहीं, सबके बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन उसका स्वार्थ ये छुपा होता था क्योंकि उसको नौकरी, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अगर वो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी उसके लिए, चाहे पता है, और लिटरली बता रही हूं कि चाहे कितने भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पे भी कोई काम कर रहा हो, बड़ी बड़ी जगह पे काम कर रहा हो, हर किसी को इस फेज से गुजरना होता है। लिटरली बता रही हूँ आपको कि जो आज कभी आप रिक्शे पर जाते हो, रिक्शे वाले को हम कभी देखा होगा कि बहुत लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, है ना, गाली दे देते हैं। कभी सोचा उनकी फैमिली भी होगी, वो भी तो किसी के पेरेंट्स होंगे, आप कैसा बोल रहे हो। उसकी जगह पर मैं एक कहने का तात्पर्य निकाल रही हूँ, उस जगह पर केवल एक बार उसके फेस में अपने माता पिता का फेस देखो, आप कभी आपके मुंह से अपशब्द निकलेंगे ही नहीं। तो कभी भी किसी छोटे तबके के साथ या किसी मजदूर वर्ग के साथ ना बदतमीजी तो कभी मत करना बेटा। ये आजकल की यूथ बहुत खराब होती जा रही है, उसको तमीज नहीं रह गई है बात करने की, तू तड़ाक, ये तो आम बात हो गई है। अब क्या कर लोगे बे, नहीं होगा तो कैसा है, हम तो कर देंगे। तो ये वाली भावना हटा दो, एक बार जरा रख के देखो तुम्हारे पिताजी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा।
और 2 वक्त की रोटी के लिए पिता ना बहुत कुछ सह जाते हैं, घर में आकर वो राजा बन के दिखाते हैं, लेकिन वो किस किस की सुनकर आए होते हैं ये हमको पता नहीं होता है, क्या क्या सह कर आए होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करके आए होते हैं नहीं पता होता है। इसलिए पिताजी की अहमियत बहुत ऊपर होती है। जिस दिन तुम वो एड़ियां घिसने के लिए बाहर निकलोगे ना, तब वो कीमत समझोगे। ठीक है बेटा, तो ये कहानी हमें बहुत शिक्षा देती है। काशू मत बनना, मदन बनना। अपने हक के लिए बोलना, आत्मसम्मान के लिए बोलना बहुत जरूरी है। कोई हमको दबा नहीं सकता, भैया पैसा देता है काम कराता है, पैसा दे रहे हो तब काम कर रहे हैं, नहीं दोगे अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो भैया तुम जाओ उधर हम जाए इधर। लेकिन थोड़ा तहजीब रखना जरूरी है, भाषा की मर्यादा होनी जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये थी हमारी कहानी। बोलो कहानी कैसे लगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कहानी कैसी थी। बस इतनी सी थी कहानी, तो कहानी समझ में आई। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस कर ले बेटा। चल, खोखा के दांत किसने तोड़े थे, जल्दी से बताओ। पिछला वाला भी क्वेश्चन बाकी है। मस्त लगी ना कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी। अब एक और कहानी है तुम्हारे में, बहुत मजेदार, वो भी कहानी है, वो भी कहानी तुम्हें मस्त लगेगी। कुछ कुछ बिहार का ना एक चैप्टर बहुत खतरनाक है, बहुत मतलब हर पिछली बार भी बच्चों को बोले थे पढ़ लो, बस कई बार सिलेबस में एक चैप्टर ऐसा आता ही आता है, लेकिन बाकी सब मजेदार हैं। चलो, तो भाई खोखा के दांत तोड़े थे मदन ने, मदन ने एकदम भाई भयंकर तरीके से तोड़े थे, तोड़े नहीं थे, भयंकर तरीके से तोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड 93% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अल्विन, अनुज, भास्कर, अमित, शिव, सौरभ, उज्जवल, अबू, राजपूत और खुशी। आगे बढ़ते हैं। गिरधर अपने बेटे मदन को अपनी छाती से क्यों लगा लेता है, गाड़ी छूने के साहस के कारण, काशू के अहंकार का जवाब देने के कारण, खोखा के 2 दांत तोड़ने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। सही तरीके से करना बेटा, आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, बी भी लगेगा सही भी लगेगा, लेकिन इस कहानी का अर्थ वही निकल रहा है कि उसने केवल उसका दांत नहीं तोड़े थे, विष के दांत, विष मतलब क्या, अहंकार, उसका जो घमंड था ना वो तोड़ा था मदन ने। घमंड था ना कि वो किसी पर भी हाथ चला देता है, भैया घमंड तोड़ गया, 2 दांत टूट गए, है ना, तो वो घमंड के दांत टूटे थे। इसलिए ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, दुत्कार, मार, प्यार या फटकार। तो मार खाना उसके लिए आम सी बात थी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस तो हम आराम से कर ही लेंगे, चैप्टर जब समझ लिया है तो प्रश्न उत्तर तो हम बना के कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बार जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम इसके, मैं आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने ये बता दूंगी। ठीक है, चल, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी इस कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो किस हद तक बिल्कुल सही बैठ रहा है ये बताओ। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किया है, यानी कि उन्होंने अमीर वर्ग के लोगों पर उन्होंने क्या करा है, अपना एक तरीके से तंज कसा है, अपनी बात रखी है। ठीक है, इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण अत्याचार पर प्रकाश डाला है। और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है बेटा, घर में काम करने वाले जब लोग आते हैं ना, तो उनको जब उस थाली में भोजन नहीं दिया जाता, उस बर्तन, उस गिलास, जिस गिलास में आप पानी पीते हो उस गिलास में पानी नहीं दिया जाता और अपने बराबरी में नहीं बैठने दिया जाता, तब उनसे पूछिएगा कि कैसा लगता है। और आप वहां पर खड़े हो और आपके पिताजी भी वहीं खड़े हो और आपके पिताजी नीचे बैठे हो और कोई ऊपर बैठा हो ना, मन तो ऐसा करता है ना कि क्या ही कर डालें। जबकि हमारा संविधान ये कभी हमको अधिकार देता है, इसलिए कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है। अम्बेडकर जी इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना आ जाता है, कुछ आए चाहे ना आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूर आ जाता है। तो कैसे बिठा दी, हमारा अधिकार ऊपर बैठने का है, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम कहीं भगवान के भेजे हुए देवदूत नहीं हो कि इंद्र बन के बैठे हो। ठीक है, तुम भी बराबर हम भी बराबर, तो कैसे हम नीचे बैठेंगे। ठीक है, काम करवाना है कि नहीं करवाना है, करवाना है तो बैठाओ, नहीं तो हम जय राम जी की चलते हैं। तो ये वाला रवैया रखना जरूरी होता है, नहीं तो दुनिया बेच खाएगी बेटा, है कि नहीं, दुनिया बहुत खराब चीज है।
इसमें अत्याचार दिखाया गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में ही हार दिखाई देती है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा ने जो 2 दांत टूट जाते हैं वो अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और प्रदर्शन मतलब दिखावा, ठीक है, और गरीबों पर उनके अत्याचार को दिखाया गया है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबी पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी सशक्त विद्रोह दिखाता है, ठीक है। अंततः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों मतलब क्या होता है ना, अमीर जो बड़े लोग होते हैं वो दिखावटी बहुत रखते हैं। उनको ना आज हमने ये गाड़ी ली, हमारे लिए आज हमने ये बंगला लिया, तो उनके लिए बहुत आम सी बात होती है, मतलब आम सी बात दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक बोलते हैं ना अपनी बड़ाई करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये भावना उनके अंदर होती है। इसी पर तंज कसा है इस पाठ के शीर्षक में, ठीक है। विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज की जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास यानी गर्व एकदम बोलते ना सीना चौड़ा कर देने वाला काम करा था। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ता है। वो मूवी देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी, मीम तो देखा होगा कि अमिताभ बच्चन अपने बाप को पीछे से हटाते हुए अभी उनका बेटा जिंदा है ना, मर्द तांगे वाला एकदम मर्द दिखाते हुए हीरो की तरह आता है। तो सेम यही वाला सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। मदन ऐसा ही कुछ काम किया होता है और उसके बेटे को ना बड़ी खुशी, मतलब उसके पिता को बड़ी खुशी होती है। उसे लगता है जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करके दिखाया है, ठीक है। चलिए, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग पर आधारित भेदभाव बताइए। ये भेदभाव तो अमूमन आप आसपास भी देखते हैं, उसको अपनी भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं कि बेटियों को बहुत तहजीब सिखाई जाती थी, उनको बोला जाता था कि समय पर घर के अंदर रहो, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए, है ना। और वहीं पर जो बेटा होता था उसको एक अच्छी शिक्षा के लिए घर पर पढ़ाने के लिए आते थे, मतलब गाइड करने के लिए 2 मिस्त्री आते थे, वो किसी को कुछ भी बोल देता था, डांट डपेट देता था क्योंकि वो उनकी आंखों का तारा था। तो ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। मदन किन मामलों में अपवाद था? अपवाद मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर अपनी बात में टांग अड़ाने वाला, एक तरीके से ये कह सकते हैं, मतलब इस पर कोई ना कोई लड़ाई होनी है, ऐसी चीज थी। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में ही उन्होंने एक नई कार खरीदी थी कि वे किसी गाड़ी के पास किसी को भटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था, आविर्भाव मतलब आना, तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों में को बाकी नहीं रह गई थी। अब उन्हें नहीं लगा था उनके घर में कोई लड़का पैदा होगा, लेकिन तब होता है तो भाई वो तभी आंखों का तारा बन जाता है। खोखा जीवन के नियमों का जैसा अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, यानी मतलब कोई ना कोई उसके कारण घर में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती थी। इसीलिए मोटर को खोखा से ही खतरा था और घर में, एक मिनट ये क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पर, मदन नहीं आएगा, काशू आएगा, ठीक है। चलो, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी, यानी सेन साहब अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते और कैसे शिक्षा, तो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे और इसके लिए मिस्त्री उसको घर पर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए 2 घंटे के लिए आते थे, ठीक है। चलिए, सेन साहब के और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पत्रकार का जो बेटा होता है वो बहुत ही होनहार होता है और उसकी तारीफ हो रही होती है। तो वहां पर जो सेन साहब है वो अपने बच्चे की तारीफ करने लगते हैं। तब कि कोई पूछता है पत्रकार से कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, बाकी इसकी जो मर्जी जो बने, है ना। तो यही कहानी यहाँ पर चल रही होती है, ठीक है। उन्होंने किस तरह से जवाब दिया ये भी आपको मैंने बता दिया, तो इसी को अपनी भाषा में आप बनाकर लिखेंगे, ठीक है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक। मदन और ड्राइवर के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो इसके द्वारा वो क्या बताना चाहता है। कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती यानी उच्च वर्ग सामंती मानसिक को दिखाता है। मदन एक गरीब का बच्चा है,
उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श यानी छूने करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे चोट लग गई। इस विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, जैसे क्या होता था कि अंग्रेज सबसे ऊपर होते थे, फिर सामंत होते थे, है ना। सामंत जैसे होते नहीं थे कि तुमसे हम कर्ज वसूलने आ रहे हैं, सामंतवाद तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो जो सामंतवाद में क्या होता था, कर वसूली होती थी। अब कर वसूली करने के लिए एक तरीके से वो भी एम्प्लॉय तो होते थे, लेकिन किसानों का शोषण करते थे। तो यहाँ पर भी जो ड्राइवर है वो सामंत, एक तरीके से सामंतवाद का रूप दिखा रहा है ना, कि वो कैसे उसको मदन को पीट देता है, मार देता है, ढकेल देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस विरोध को दिखाया गया है। ठीक है, काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? एक लट्टू था, वो लट्टू खेलना चाहता था लेकिन वो मना कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन को कहानी में एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। ठीक है, इस कहानी में बताना है कि हमेशा जब लड़ाई झोपड़ी वाले से और महल वालों की होती है तो महल वाले ही जीतते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि जब कोई गरीब और अमीर की वकालत की भी लड़ाई होती है ना, तो कहा तो जाता है लेकिन जीत किसकी हो जाती है? जिसके पास पैसा होता है। ठीक है, हालांकि हमारा जो कानून है वो हमको अगर सही तरीके से मतलब पूरा देखा जाए तो मिलता तो है न्याय, लेकिन बहुत देरी हो जाती है और कई बार तो पैसे वाले जो होते हैं ना वो न्याय को खरीद भी लेते हैं। इन द सेंस किस तरीके से, मतलब जो वहां पर गवाह बनकर जाएंगे उनको खरीद लेने का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से जो न्याय है ना वो बहुत डिले हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो यही चीज यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि इसकी में आप एक तर्क देते हुए इसको पुष्ट करिए। सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी को छूने के अपराध के लिए मदन न केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, बल्कि मतलब उसका ड्राइवर ही नहीं मारता, अपितु पिता गिरधर द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बहुत बड़ी रूप ले लेती है। वृहत मतलब बड़ा रूप ले लेना। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा का मुंह की खानी पड़ती है। इस स्वाभिमान के झगड़े में झोपड़ी वाले की जीत होती है। ठीक है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? क्योंकि जो वो नहीं कर पाया, वो कभी सेन साहब को जवाब नहीं दे पाया, वहीं उनका बेटा जवाब नहीं देता बल्कि अपितु उसके दांत तोड़कर आता है। तो उसको लगता है कि उसने उसके अहंकार का नाश करा है और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई है। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण बताइए। अब बता सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेन साहब थोड़े से अमीर वर्ग के इंसान हैं। सबसे बड़ी चीज उनकी क्या है कि वो दिखावा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बातों को अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, वहीं मदन की बात करी जाए तो मदन एक बोले तो आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला लड़का है, एकदम बेझिझक, उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं है, ये दिखाता है। और काशू एक बिगड़ैल लड़का है जो अपने माता पिता की संपत्ति के और उनके लाड प्यार से बिगड़ गया है। ठीक है, और गिरधर क्या है कि भाई सेन साहब के अंदर काम करने वाला एक कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है, जो कि मध्य वर्गीय परिवार का एक कर्मचारी है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज तक भी नहीं उठा पाता है। ठीक है, तो ये बताया गया है, तो आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। अब अभी मैं आपके डाउट भी लूंगी, पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने ये बताती हूँ। सबसे पहले आप पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डालकर लिखेंगे कहाँ। सबसे पहले तो आप अपना लेखक परिचय शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, लेखक परिचय, और वो पॉइंट्स में बनाएंगे। ठीक है, स्टार बनाइए, पॉइंट्स बनाइए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है सेन साहब, सेन साहब का चरित्र बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको काशू का चरित्र बताना है, मदन का बताना है। ठीक है, गिरधर का बताना है, लिंग भेदभाव बताना है, कैसे दोनों के बीच में भेदभाव, लड़का लड़की में कैसे भेदभाव हो रहा है। ठीक है,
कहानी का सार पॉइंट्स में लिखना है कि लड़ाई किस कारण होती है। ठीक है, ये इतना भी लिख लो, बस शीर्षक छोड़ दो आप। इतने पॉइंट्स को, ये मैंने हेडिंग बताई है, इनको आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, आपकी कहानी इस पूरे इसी पॉइंट्स में कवर हो जाएगी। पॉइंट्स में लिखना है, छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। हेडिंग डाली, पॉइंट्स में लिखा। ठीक है, तो जब आप के सारे नोट्स ऐसे तैयार होंगे ना रिवीजन के टाइम में, आज जब इन्हें पढ़ेंगे ना, यकीन मानिएगा बेटा, आपको कभी क्लास नोट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने नोट से कहानी याद आ जाएगी कि अच्छा ये था। और ये न केवल कहानी याद करने में हेल्प नहीं करेगी, क्वेश्चन आंसर भी इसी से हो जाएंगे। आपको लिखने की हैबिट होगी, आप अपना आंसर खुद लिख पाएंगे, आपको गलतियों में पहचान होगी कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, स्पेलिंग एरर कम हो जाएंगे, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो बहुत सारे फायदे होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के। आप अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, मैं किसी भी दिन वीडियो कॉल पे किसी भी रैंडम किसी भी स्टूडेंट का कॉपी चेक कर सकती हूँ। वो मुझे टिपिकल टीचर, हिंदी टीचर वाला काम करना पड़ेगा, कॉपी चेक करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। और जिस दिन चेकिंग हो गई ना, ऐसा नहीं है कैमरा बंद किए भाग लो। ठीक है, जिस दिन कैमरा कराएंगे तो पिताजी को भी कहेंगे बुलाओ जरा, पिताजी को तुम्हारी आज पेरेंट्स मीटिंग ले ली जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए अपनी कॉपी मेंटेन रखना। ठीक है बेटा, कॉपी नहीं, इन द सेंस शॉर्ट नोट जरूर बनाना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब आपके ले लेते हैं हम डाउट। मैम स्कूल में 8th क्लास में हिंदी बुक पढ़ाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में एनसीईआरटी के अलावा। इरफान नहीं बेटा, बेटा तुम 9th क्लास में भी आई थिंक यही सवाल तुमने पूछा था, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये वही स्टूडेंट है या आप अलग हो। ऐसा नहीं है बेटा, ये आपके अलग है, आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, ये होमवर्क दूंगी ना खुशी, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस बाकी रखे हैं मैंने। ठीक है, नहीं आएगा तो उसके बाद मैं हूं ही, लेकिन पहले खुद से भी आंसर लिखोगे आप। मैं सारे कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे रटी रटाई चीजें ना याद करें, ताकि आपके पास सब कुछ बना बनाया तो अपने इसमें याद करा, खुद से कुछ भी लिखो। नहीं आएगा तो फिर मैं हूं ही। सुहाना बेटा, अब आपको पता चल गया होगा कि पाठ सिर्फ सुनना था, अब पूरी सुन लिया ना कहानी, अब अपने आप शब्दों में आप लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे। अब लिखने बैठना। हाँ बिल्कुल सृष्टि, ये बात तो सही है कि आजकल जरूरी हो गया है लड़कियों के अलावा लड़कों को भी सिखाया जाए थोड़ा सा। हालांकि हमारे लड़के भी शिष्टाचार वाले हैं, लेकिन कुछ जो बिगड़ैल हैं उनको सुधारने की जरूरत है। पलक, ये तो बोलते हैं ना, रीत चली आ रही है। खैर, फिर भी हमें अधिकार मिले हैं बेटा, अगर हम अच्छे से उसका यूटिलाइज करें ना, तो हम बहुत अपनी इज्जत कमा सकते हैं, है कि नहीं। रिया, क्या समझ में नहीं आया है? अच्छे से समझ में नहीं आया, अच्छा। बेटा इसके अंदर ये कहा है कि कहानी का शीर्षक कहां तक सही सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल सही दिखाया गया है। विष के दांत, विष मतलब अहंकार, अहंकार के दांत। एक तरीके से इस कहानी के अंदर अमीर वर्ग का दिखावेपन के अहंकार को तोड़ा गया है ना। तो ये कहानी बिल्कुल सही, मतलब इस कहानी का जो शीर्षक है बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जिस तरह से जो मदन है वो अहंकार का प्रतीक है। एक तरीके से मदन क्या करता है, मदन नहीं सॉरी, काशु, काशु क्या करता है, अहंकार को दिखाता है, और उस अहंकार को तोड़ता कौन है, भाई मदन तोड़ता है। तो इसमें विष के दांत यानी कहानी के अंदर अहंकार के दांत को तोड़ा गया है ना, जो कि गिरधर नहीं कर पाता है। तो ये जो शीर्षक है वो बिल्कुल सही बैठता है इस पाठ पर, ये दिखाया गया है। ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया होगा। गिरधर होगा बेटा, गिरधारी नहीं होगा, मैं वो सही कर दूंगी, गिरधर नाम सही है। अभिषेक, मदन जो था वो गिरधर का बेटा था। अपना स्टोरी बाद में सुनाएंगे। शोफर बेटा उसका नाम है उनके ड्राइवर का। पोल नहीं आ रहा है बेटा, आपका इंटरनेट इशू होगा, आप अच्छी जगह आइए, पोल आने लगेगा। ठीक है, दिलखुश बेटा, यहाँ क्या समझ में नहीं आया, स्लाइड तो मेंशन नहीं करी आपने, स्लाइड के साथ मेंशन कर देना डाउट में, मैं बता दूंगी। ठीक है, खोखा नाम था, अभी किसी का बचपन में कोई भी नाम रख दिया जाए तो उसका वो निक नेम था खोखा।
नहीं बेटा, ये ऐप पर क्लास चल रही है, वाईटी पर क्यों चलेगी? जिसका बुक अलग है बेटा, उसका सिलेबस अलग होगा। आप देखिए कि आप किस सिलेबस से बिलोंग करते हैं, फिर उसकी क्लास करिएगा आप, ठीक है। निधन मतलब मृत्यु होता है। लेखक परिचय बेटा देखो, इसको याद ही करना पड़ता है। आप पॉइंट वाइज जब आप लिखोगे ना, बिना देखे, एक से दो बार पढ़ो, फिर बिना देखे लिखो, याद हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन एक दो बार याद करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, जहां पर पढ़ते हो कमरे में, वहां चार्ट पेपर पर वो शॉर्ट नोट्स चिपकाते चलो। कहीं से भी घूमते फिरते आओ, उसको पढ़ लो। एक से दो बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपके डाउट भी हो जाते हैं समाप्त। अब देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आरंभ से कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, ये बताइए। ये दो ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं बेटा, ठीक है। चलो, अब मुझे यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताएंगे, क्या सबको चैप्टर समझ में आया? अगर आया है तो एक बार जल्दी से थम्स अप, फायर वाला सिंबल कर देंगे, और फिर हम क्लास को एंड कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से, हाँ जी, बताओ जल्दी से एक बार। जिसको भी कहानी जो भी चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया, थम्स अप कर दो। अगर कोई डाउट रह भी गया, कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है बेटा, आप बस आस्क, जो डाउट है डाउट में डाउट छोड़ देना, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना, बस मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ऋतु, अभिषेक, समीर, एक अभिषेक ने तो क्रॉस क्रॉस बताया, अरे नीतीश। ओके, सभी को क्लियर है। नोट्स आपको थोड़ी देर बाद यहीं पर ऐप पर ही मिल जाएंगे, ऐप, ठीक है। हाँ, लीडर बोर्ड रह गया है, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, बिल्कुल सही बात। तो अनुज सबसे पहले नंबर पे है, फिर भास्कर, फिर मुस्कान, फिर अमित, फिर राजपूत, फिर समीर, फिर खुशी, फिर साक्षी, शिव और सुमित। बहुत 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 बधाई। और इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ऑल क्लियर है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय। मुस्कान बेटा, जो भी अब डाउट रह गया है, आप डाउट सेशन में पूछ लेना, आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है बेटा। चलो।